नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब मेरे ख्याल से इमरान खान साहब काफ़ी मुस्तहकम हो चुके हैं। सियासी तौर के ऊपर उन्होंने मुल्क की मईशत को अब संभालना है, क्योंकि सियासत में तो भौचाल लेकर आ गए हैं। सारे अपने अपोनेंट्स को जो है वो हिला के रख दिया, परेशान करके रख दिया है। दो तो बेचारे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और एक जो बाहर है वो कह रहा है कि मुझे सही से बताओ कि मैं अंदर हूँ या इस वक्त मैं बाहर हूँ। खैर, इसलिए मैंने बड़ी पोशीदा और जिसे कहते हैं ना छुपे हुए अंदाज के अंदर जो है आपको बता दिया है कि इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है। इसको एक तरफ रख देते हैं, अब बात करते हैं मुल्क की मईशत के मुतल्लिक, क्योंकि सियासी लिहाज से मामलात किस समझ जा रहे हैं वो तो हम स्लो मोशन के अंदर देख ही रहे हैं। अब बात रही मईशत की, यहाँ पर अब कुछ की इंडिकेटर्स हैं जिनके मुतल्लिक हमने बात करनी है, और उनकी इंडिकेटर्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई देनी चाहिए। ख़ास तौर के ऊपर इस मुल्क के अंदर जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होती है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट पर होती है। अब ये दोनों डेफिसिट्स जो हैं, इनका बिलावास्ता ताल्लुक जो है वो इस मुल्क की बढ़ती इंपोर्ट्स और गिरती एक्सपोर्ट से है। एक्सपोर्ट्स के मुतालिक बात करते हैं तो हमारी की एक्सपोर्ट जो है वो आज भी टेक्सटाइल ही है। अनफॉर्चुनेटली हम नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट की जानिब नहीं जा सके। इसके बावजूद कि हमारे यहाँ फेडरेशन में ताजर सनतकार जगह जगह मुख्तलिफ अंदाज के अंदर खूब धूम धड़क्का करते रहे कि नॉन ट्रेडिशनल, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल वालों ने भी कुछ नहीं करके दिखाया। अब ट्रेडिशनल वालों के पास ही चले जाओ, उन्हीं को जाकर बोलो भाई एक्सपोर्ट बढ़ा लें। इसीलिए आज हमने ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब आसिफ साहब, मारूफ ताजिर सनतकार है। वेलकम करता हूँ आपको शो में आसिफ इनाम साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ इनाम साहब, अब बात यह है कि आप लोगों को तो नेगलेक्ट किया हमने चंद साल। बोला भाई टेक्सटाइल वाले तो कुछ करके हमें दिखा नहीं सकते, इनकी कंपेटिटिवनेस ख़त्म हो गई है, हम नॉन ट्रेडिशनल हो जाएंगे। तो अब नॉन ट्रेडिशनल वाले भी कुछ खास करके दिखा ना सके, तो अब चलें हम आपके पास वापस आ जाते हैं। जनाबे वाला आसिफ इनाम साहब, अब आप लोग कुछ करें टेक्सटाइल वाले, ताकि इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि हम इधर उधर भागते फिर रहे हैं, कोई एक दरवाज़ा हमें नहीं मिल रहा। हम कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। मुल्क की एक्सपोर्ट भाई बढ़ानी किस तरह से? आप लोगों ने बढ़ानी तो बता दें, नहीं बढ़ा सकते तो बता दें। जी आसिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपको पता है जैसे पिछली गवर्नमेंट थी वो 100 बिलियन के दावे पे आई थी कि जी 2013 के उनके मैनिफेस्टो में था कि हमने 2018 तक जो है वो 100 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे। वो 25 का 20 छोड़ के गए, 19 भी तकरीबन होने लगी थी। तो उस वक्त टेक्सटाइल का शेयर जो है वो 43% था एक्सपोर्ट में। उन्होंने कहा हमें टेक्सटाइल चाहिए नहीं, तो इसके ऊपर बात ही बंद कर दें, हम तो दूसरे अच्छे काम करेंगे। तो टेक्सटाइल जब वो गए तो तकरीबन 57% शेयर छोड़ के गए। एक्सपोर्ट गिर के टेक्सटाइल का शेयर बढ़ गया। इसका मतलब है कि जो बाकी जो आपके नॉन ट्रेडिशनल वॉटेवर जिसको आप कह रहे हैं वो उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरे हैं, यानी जितनी टेक्सटाइल बर्बाद हुई है उससे ज़्यादा दूसरी चीज़ें बर्बाद हुई हैं। बहरहाल अब जो ये तो पिछला रहा, अब नई गवर्नमेंट ने आते ही जो है वो 3-4 पॉजिटिव स्टेप लिए हैं, जिसमें एनर्जी की अवेलेबिलिटी का इशू स्पेशली जो पंजाब में है वो रिजॉल्व हुआ है। बहरहाल वो अब इत्तेफाक से सिंध में खड़ा हो गया है बहुत बड़ा, उस पर भी काम हो रहा है। होता यह है कि जब आप गर्मियों में बेतहाशा कनेक्शन दे देते हैं ना, तो डिमांड आपकी सर्दियों में आती है। तो सही टेस्ट आपका सर्दी होते हैं। आप गर्मियों में 50 लाख कनेक्शन दे के चले जाएँ तो वो तो ऐसा धमाका है जो सर्दियों में होना है कि जी गैस की ये रिक्वायरमेंट एकदम बढ़ गई। तो वो अब क्यों हुआ है, क्या हुआ है, तो वो अब बेहतर समझते हैं कि वो आहिस्ता जो सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी, एक्सपोज होता जाएगा सिस्टम के ज़्यादा दे दिए। नहीं, ये नहीं, गर्मियों में जब डिमांड कम थी आपने कनेक्शन दे दिए, घरों में भी गैस जलने लगी। अब सर्दियों में जब डिमांड हीटर्स की और सबकी आती है और 1 बिलियन क्यूबिक फुट डिमांड बढ़ती है, तो वो कुशन होता है सर्दियों में ना, गर्मियों में, ताकि आप फील्ड की मेंटेनेंस सब कुछ कर लें। उस सबको यूज़ करके आप सर्दियों के लिए जो है वो छोड़ के चले गए। नहीं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हमें तो घरों में गैस पे प्रेशर नहीं आ रहा। अब आप गैस पर दोबारा से देखिए, आपके पास भी नहीं आ रहा, हमारे पास भी नहीं आ रहा, तो फिर जा कहाँ रहा है? नहीं, ये तो पहले आप ये बताएं ना कि जो 70 अरब 80 अरब लगा के गैस कनेक्शन घरों में दिए गए, वो कौन सी गैस आई थी, कहाँ से आई थी? कोई नए फील्ड डिस्कवर हुए थे क्या? वोट नहीं लेने थे उससे, है वोट नहीं लेने थे, तो बस वोट ले लिए तो गैस इलेक्शन भी हरवा दिया, गैस के कनेक्शन भी दिलवा दिए। वो तो पिछलों का फायदा हुआ। पिछलों ने भी 70 अरब खर्च किए थे, वो भी हार गए थे इलेक्शन। तो ये नहीं है, बात ये है कि जो नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ हैं उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश की कुल गैस पैदावार 1.8 बिलियन क्यूबिक फुट है। भाई कंपैरेटर ये कहते हैं कि बिला वजह ये एप्टमा वाले टेक्सटाइल वाले हमें ताने मारते हैं, हमारे तो फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स गैस कंजम्पशन है, हम ज्यादा थोड़ी कंज्यूम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगा देते हैं अखबार के अंदर, इनकी गैस बंद करो, हमें दो। वो कह रहे हैं हमारे तो छोटे छोटे परसेंटेज पॉइंट्स हैं। सीएनजी वालों को आप कहते हैं इनको गैस बंद करो,
मैं आपको मैं तो आपको फिगर बता रहा हाँ हूं। बताएं बताएं। सुई नॉर्दर्न का आज से 10 साल पहले एलोकेशन था, तकरीबन 55% इंडस्ट्री थी, 45% डोमेस्टिक था। आज 23-75 हो गया, या 23 बल्कि 76-78। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो 78% गैस है वो नॉन इंडस्ट्री यूज़ में जा रही है, वो सारी या तो चूल्हों में जल रही है या वो तमाम है। ये सब अब फ्लड पॉलिसीज़ को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। 1.8 बिलियन क्यूबिक फुट से बांग्लादेश 35 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है, हम 3.2 या कितने बिलियन क्यूबिक फुट डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। बिकॉज इसलिए कि बांग्लादेश में वो मिस यूज़ ऑफ गैस नहीं हो रहा। दुबई में चले जाएं, आपको अपने घरों में सिलेंडर मिलेंगे, या वो इंडक्शन के चूल्हे होते हैं विच आर वेरी एफिशिएंट, जो बिजली बना के उससे चलते हैं। सोलर लगा के आप, अगर ठीक है, जो लोगों को प्रॉब्लम थी, बजाय रुपए 70-80 सोलर कुकर वगैरह भी आ गए अब तो, मैंने सुना है। नहीं, आप अगर ये करते कि जी जिन गांव को ये प्रॉब्लम थी उनको 2-4 हर एक को सोलर पैनल ही मुफ्त दे, 70 अरब के पैनल ही मुफ्त बांट देते तो शायद वो कम से कम चल तो रहे होते, बजाय इसके कि एक लाइन जिसमें देखिए अब मैं आप लोगों पर भी बात लाऊंगा। अब एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आप लोगों के यहाँ टेक्सटाइल में भी आ गई। आप लोग भी मशीनें बदलें, अब आप लोग भी अपनी मॉडिफिकेशन करें अपने डिजाइन के अंदर। वो तो हो ही रही है, इट्स नेचुरल प्रोसेस। देखिए एक तो मशीन को पाकिस्तान 10 इयर्स के अंदर किसने बीएमआर किसी ने भी नहीं सारा मजबूरन ये 4-5 ही हैं जो दिखी कुरंगी पर मुझे जो कर रहे हैं, जो पैसे लगा रहे हैं अरबों, और तो कोई लगा ही नहीं। ये सबको लगाने पड़ते हैं। आप देखिए जैसे गैस इंजन हमारे पास हैं, उनकी पहले एफिशिएंसी थी 38%, अब नाउ 44% है। सबने वही लगा लिए, जिसने नहीं लगाया वो उसको बंद कर देगा क्योंकि वो वाइबल नहीं है। इसी तरीके से अब बिजली और उस तमाम है। अब आपको बल्कि नई गवर्नमेंट का मैं आपको एक और अचीवमेंट भाई इनको बोले आपको फंडिंग भी तो दें अपग्रेडेशन के लिए, आप और अपग्रेड करें, 44% से भी ऊपर जाए। मैंने सुना है एक टेक्नोलॉजी आई इससे थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव करने की, बट यू नो इस बिजनेस के अंदर तो थोड़ा भी मैटर करता है। जी वो अपनी जगह देखिए, सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और लोग अब कंपटीशन में, पहले तो सर्वाइवल का ही है, बेसिक है, अब रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, ये तमाम चीज़ें जब ये रैशनलाइज करेंगे, और कर दी हैं उसमें से कई चीज़ें, तो उसके बाद उसके पॉजिटिव असरात होने शुरू होंगे। दूसरा अब आप देखें कि जैसे जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने 13 सेंट के विंड पावर प्रोजेक्ट दिए थे। आपने नई गवर्नमेंट ने अभी 10 या 12 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, वो 4.13 से 4.7 है जी। 4.13 लोएस्ट टैरिफ विंड का, वही प्लांट का जो पिछली गवर्नमेंट 13 में लगा के गई। अब आप मुझे बताएं वो 13-30 साल तक कौन भरेगा 13 सेंट? ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर 2-4 लोग पकड़े हुए, और मैं आपको क्या जवाब दूं, और कितने और लोग पकड़े भाई, वो सुबह शाम बंदे ही पकड़ता जा रहा है। वो अब प्रॉब्लम ये है ना कि वो तो एक पूरा फेज होगा कि वो किस तरीके से 172 का हिसाब मांगा है भाई उससे। ये तो अब सामने है ना आपके, एक आदमी 4.13 में दे रहा है, आपने सिर्फ 2-3 साल पहले वो 13 सेंट में दिया है। कायदे-आज़म सोलर पार्क का टैरिफ इंडिया से कुछ 6 गुना ज़्यादा है या 4 गुना ज़्यादा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने इकोनॉमी पे झोंके लगा के चले गए, फिर आप कहते हैं कि जी बंदा मर रहा है। अब कितनी जोके निकलेंगी सर? देखें वो लोग, आप कहते थे बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है, बिजनेस फ्रेंडली लोग हैं फ्रॉम द एप्टमा एंड फ्रॉम द एक्सपोर्टर, दे वर नेवर, हमेशा उनके साथ जो है वो हमारा इख्तलाफ ही रहा है कि ये सब चीज़ें तबाह हो रही हैं। और वो बिजनेस फ्रेंडली क्या 25 की 20 हो गई एक्सपोर्ट, तो ये बिजनेस फ्रेंडली नज़र आ ही रहा था। कह बिजनेसमैन है भाई, अपना काम देखे कैसे दिन दुगना रात चौगुना का काम चल रहा है। बिजनेस तो ऐसे होती है, आप लोगों को बिजनेस कहाँ आती है? बिजनेस तो उनको आती है। देखें ग्रोथ उनकी बिजनेस, और ग्राफ देखें हमारे पॉलिटिशियंस का कि जो फॉरेन पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं उनकी इंडस्ट्रीज कितनी ग्रो करती हैं। जहां कुछ भी नहीं होता वो भी कंपनीज पैसे देके जाती हैं। I don't want to go into politics के, नहीं देखें दिल का दुखड़ा तो आपको रोना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि 5 साल देखें मैं आपसे बहस करता रहा, 5 साल मैं आपसे लड़ता रहा। भाई मैंने आपको कहा कि आप ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर कुछ नहीं दे सकते हमें, हम नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट क्या दे करके आज मैं आपके सामने मुंह देने लायक नहीं रहा। अब मैं आपको किस मुंह से फेस करूं? वो तो मैंने 5 साल आपको ताने दिए हैं आसिफ इनाम साहब कि आप लोग टेक्सटाइल वाले कुछ डिलीवर नहीं करके दे रहे, तो बाकियों ने क्या किया? अब मैं आपको कैसे फेस करूं भला? मैं तो कह रहा हूं और लोग नहीं कह रहे होंगे, मैं तो कह रहा हूं ये बात। देखिए अल्टीमेटली तो ये मुल्क के ऊपर बात आ जाती है ना कि जब आपने 25 की 20 एक्सपोर्ट कर दी, चाहे वो टेक्सटाइल गिरी या कोई और गिरी, तो वो मुल्क के लिए सही नहीं होता। मतलब आपका करंट अकाउंट इतना बड़ा सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता, डेफिसिट जो है। तो बहरहाल अब इसमें 2-3 भाई आप मेन स्ट्रीम आए, आप लोग मेन स्ट्रीम आए, मेन स्ट्रीम टेक्सटाइल को डिस्कस करें,
प्रॉब्लम पता है क्या, मेन स्ट्रीम लेकर लोग और टॉपिक्स बैठ गए हैं, वो लोग इस इशू को डिस्कस ही नहीं कर रहे। आज की तारीख में भी मैं आपको कहता हूं कि आई थिंक टेक्सटाइल टॉप डे अभी होगा, टेक्सटाइल टॉप एजेंट अगर बने तो। मुझे पता नहीं असद उमर साहब के साथ क्या बात हुई, हमें इस तरीके से नहीं है। हमारे तकरीबन जो 4-5 साल से पेंडिंग इश्यूज थे उसमें 70-80% रिजॉल्व हो गए, बाकी 8-10% हो रहे हैं। गवर्नमेंट को इस बात का एहसास है कि कपास की पैदावार फिगर पंजाब में आपके मसले सारे अलग हैं, फिगर दें क्या करके क्या दिखाएंगे। देखिए गैस के रेट का नहीं, देखिए अब उसमें तो बहुत सर ये मैं आपको एक बात बताऊं, एक्सपोर्ट पैकेज लिया था आपने, मुझे टारगेट तो उसमें बढ़ गई थी ना एक्सपोर्ट, वरना तो 18 पे खत्म होती है आपकी। एक्सपोर्ट पैकेज हो गया तो 20-21 पे गए, वरना तो 18 पे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, मुल्क की एक्सपोर्ट्स को अब बढ़ाना है। अब बात यह है कि तमाम और चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा एक वक्त के लिए साइड पे रख देते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं वगैरह वगैरह। अब बात करें एक्सपोर्ट के ऊपर, हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान अब हमें शामिल करेंगे बजरिया टेलीफोन लाइन, जनाब ज़ुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर FPCCI। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। शुक्रिया जनाब। ज़ुबैर तुफैल साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आसिफ इनाम साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब हमें अपने मुल्क के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है। आपके साथ भी बहुत मरतबा इस मौजू के ऊपर बात हुई। अब एक न्यू बिगिनिंग है, हुकूमत को एक नए अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर चलना है। ज़ुबैर तुफैल साहब, एक बहुत बड़ा इशू और चैलेंज ये है, टेक्सटाइल वालों को हमने बड़ा निगलेक्ट किया, इनको तरह तरह के हमने ताने दिए, इनको बुरा भला बोला, इनको बोला ये एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते वगैरह वगैरह, और इनके लिए बहुत सारी रुकावटें थी, उनको हटाने में किसी ने संजीदगी का इजहार नहीं किया। अब मामलात ये हैं कि और कहीं से तो हमें एक्सपोर्ट्स में इजाफा मिला नहीं, जाना इन्हीं के पास ही है, फिर दोबारा इनकी तरफ आए, इनके प्रॉब्लम सुने। आपके ख्याल से क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि लिए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अभी जो इनके मुतालबात थे उसमें बेशतर काफी बड़े जो मुतालबात थे वो हुकूमत ने मान लिए हैं। हुकूमत ने गैस इनको जो है टेक्सटाइल सेक्टर को, 5 एक्सपोर्ट सेक्टर को जो है गैस जो 600 रुपए के हिसाब से सप्लाई करने का वादा किया, और अब ये अमली जामा भी इससे पहनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा इनका गैस का ही मुतालबा था कि इसमें से GIDC हटाएं और तमाम चीजें, तो ये हटाई गई। दूसरी बात एक्सपोर्ट का था कि एक्सपोर्टर्स का एक मुतालबा ये भी था कि डॉलर टू रुपी जो पैरिटी है वो ठीक नहीं है, और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 3-4 महीने में हुकूमत ने रुपी को भी इतना डिवैल्यू कर दिया है, तो अब काफ़ी चीज़ें जो है वो इनके फेवर में आ गई हैं। अब एक्सपोर्टर्स पे और ख़ासतौर पे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट में कम से कम 20% पर एनम इंक्रीज होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, अभी इन पे जिम्मेदारी भी लगानी है हमने, क्योंकि ये आपने बड़ी अहम बात की है कि अब इनके लिए आसानियां पैदा की हैं, लेकिन आसिफ इनाम साहब जो है ना ये कोई टारगेट नहीं मान रहे, लेकिन मैं आज इनसे टारगेट मनवाऊंगा, क्योंकि बात ये प्रोग्राम जो है ये बहुत अहम जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो जनाब आसिफ इनाम साहब, अब बात ये बता दिए ज़ुबैर तुफैल साहब ने, हुकूमत ने आपकी बात सुन ली है, अब मुझे बताएं बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, अब ये बात कमिट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, नाइस टू सर। मैंने इनको यही बताया था कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने तमाम हमारी मोरलेस जो चीज़ें हैं वो मान ली हैं। 1-2 चीज़ें हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, वो ये नहीं है कि वो मानी नहीं है, वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत अच्छी हमें फील्ड मिल जाएगी खेलने के लिए। अब थोड़ी सी ज़ाहिर बात है, इंटरनेशनल मार्केट है जो अब आपको पता है एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, उसमें प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा धक्का लगा है, मगर जो हमारी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट गारमेंट्स या उसकी सूरत में एक्सपोर्ट होती है, उस पर आप देखें उससे उसको उल्टा फ़ायदा हुआ है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और 2-3 इम्पेडिमेंट हैं कि जैसे अब तक गैस कनेक्शन वगैरह इन्होंने रेट ज़रूर कर दिया है, मगर नए कनेक्शंस पे पाबंदी, कनेक्शन की एक्सपेंशंस पे, तो जब तक वो तमाम चीज़ें भी कवर नहीं होंगी तो कोई कैसे फैक्ट्री एक्सपेंड करेगा जब आप उसको गैस देंगे ही नहीं कि जी आप ये गैस ले लें और फैक्ट्री एक्सपेंड करें। तो ये तमाम चीज़ें भी डिस्कशन पे हैं, एंड आई थिंक सो कि ये बहुत जल्दी इसका कोई सोल्यूशन सामने आएंगे।
जुबैर तुफैल साहब, अब बात यह है कि मैं तो इनको किसी न किसी तरीके से इस जानिब ला रहा हूँ कि अब हमें कम अज़ कम एक कमिटमेंट मिल जाए। मैं अमूमन तकारीर सुनता रहता हूँ ताजरों सनतकारों की, कहते हैं $100 बिलियन फिगर। ये $100 बिलियन फिगर कहाँ से आया, उसको करना क्या है इसके साथ? अभी मुस्कुरा रहे हैं आसिफ इनाम साहब। डॉलर की क्या एक्सपोर्ट का कह रहे हैं? हाँ, $100 बिलियन एक्सपोर्ट फिगर की एक बात होती आ रही है ना, काफी अरसे से हो रही है, तो अब उसको कैसे अचीव करना? ये तो 2013 मैं आपको एक बात बताऊं, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक ये है कि आज हमारी एक्सपोर्ट है $24 बिलियन की, गुज़िश्ता जून में बंद हुई, और आप इसमें एक्सपेक्ट ये करें कि 20% पर एनम इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये 24 जो है ये तकरीबन 28 से 29 बिलियन डॉलर तक जून 2019 में होगी, और उसके बाद फिर मजीद 20% बढ़नी चाहिए, अराउंड 35। तो फिलहाल आप ये टारगेट करें कि आइंदा 3 से 4 साल में अगर 20% आप ग्रोथ हासिल करते हैं तो फिर आप जाके कहीं मुश्किल से 40 या 42 बिलियन डॉलर तक पहुंचेंगे। बट विल इट बी इनफ? प्रॉब्लम ये है कि it will not be enough ना सर, if we grow by 20%, I mean it's a completely neutral view, but I think it would be very difficult, no? नहीं, देखिए सिर्फ 20% से ज्यादा बढ़ नहीं सकती। हमारे पास कॉटन नहीं है। जब आपके पास कॉटन की 10 मिलियन बेल होगी तो उससे कैसे आप इससे ज्यादा 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा ही नहीं सकते। अच्छा, I just hold that thought। आसिफ इनाम साहब, बात ये है कि अगर 20% के स्टेडी पेस पर हम चलते हैं, चैलेंज ये है कि $40 बिलियन स्टिल नॉट इनफ, क्योंकि अभी तो आपने मुझे ताना दिया हमारे रीजन का, तो अगर मेरे रीजन के अंदर और कंट्रीज इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मेनी ऑफ देम हैव एक्सपोर्टेड और हैव ग्रोन, शुड आई बी यूजिंग द वर्ड मल्टीपल टाइम्स, 100% टाइम्स मोर, तो मतलब इस तरह उन्होंने किया है, तो फिर हम क्यों पीछे? देखिए, कॉटन की अवेलेबिलिटी का, जैसे बांग्लादेश में ऑलमोस्ट कोई 1000-2000 बेल, वो भी अब उन्होंने एक सिंबॉलिकली प्रोड्यूस की है, वरना तो वो तकरीबन कॉटन होती ही नहीं थी। ठीक है। दे आर नाउ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। दे इंपोर्ट अबाउट 9 मिलियन बेल्स, बड़े साइज की जो स्टैटिस्टिकल बेल। तो कॉटन तो इंपोर्ट हो सकती है, उसको सिर्फ ये है कि कम से कम बांग्लादेश के बराबर हो के जी कॉटन पे जो अगर पैदावार नहीं है या ज़्यादा भी हो गई, जैसे इंडिया है, इंडिया 50 लाख बेल एक्सपोर्ट करता है तो 30 लाख इंपोर्ट करता है। बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, वो सारे कौन सा टिचकर मारेंगे हमें? नहीं तो आई थिंक सो कि कॉटन की तो अवेलेबिलिटी अगर इंपोर्ट से भी इंश्योर हो तो वो तो इंपेडिमेंट नहीं बनेगी ग्रोथ भाई। घूम फिर के अब ये पता लग गया, आना ही आप ही लोगों के पास पड़ेगा। नहीं, ये नहीं है। भाई आना था, अब किधर से बढ़ाऊं? आप मुझे बताएं। लेदर पे नहीं, किस पे रिलाई करूं? लेदर पे रिलाई करूं? वो बढ़ाएंगे आईटी वगैरह बहुत। सर देखिए, आइडियली तो हम ये चाहते हैं, मुशर्रफ के दौर से चल रहा है आईटी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ग्रोथ भी हुई है उसमें ऐसी। देखिए, हर चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ टेक्सटाइल पे ही डिपेंड करें। आप इवन इंडिया का देखें, उनका 12 या 14% सिर्फ एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल है। इस वजह से वो उनको, लेकिन स्टडी एक एंकर तो है ना। नहीं, मगर उनकी कॉटन की पैदावार पिछले ऑलमोस्ट 8-9 साल में कभी 3 करोड़ से नीचे नहीं गई, 3 करोड़ से 4 करोड़ रही है। That's an interesting point। जुबैर तुफैल साहब, यहाँ पर मैं जिस गुफ्तगू को आगे लेकर चलना चाह रहा हूँ वो ये है कि फिर हम किस पर रिलाई करें? हमें टेक्सटाइल वालों पर ही रिलाई करना पड़ेगा या हमें नॉन ट्रेडिशनल? क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल के अंदर अगर आप चाहें, अब तो हर चीज़ ही नॉन ट्रेडिशनल है, और जो ट्रेडिशनल भी है लेदर, उसमें कहाँ एक्सपोर्ट बढ़ा सकता हूँ मैं? इन्होंने आईटी का बोला, मुझे तो कुछ दिखा नहीं। अगर $1 बिलियन या $1.5 बिलियन आईटी के अंदर ग्रोथ है तो फिर तो ये कोई मजेदार बात नहीं है ना। देखिए, लेदर में जो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। इनफैक्ट लेदर की एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन हो रही है। अभी आपका मेजर एक्सपोर्ट्स में है वो टेक्सटाइल की रहेंगी, अबव 55% जो है वो टेक्सटाइल। मैं इसकी तफसील लेता हूं आपसे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम कर रहे थे जनाबे वाला मुल्क की एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने के मुतालिक, और ब्रेक में जाने से पहले भी हमारी यही बात हो रही थी, बहस हो रही थी कि जनाब अब नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ाया जाए। आसिफ इनाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ ताजर सनतकार हैं, टेक्सटाइल का बड़ा नाम है, और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के ऊपर ही अब बात आ गई, लेकिन ये अब जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहे। कह रहे भी सारा बोझ हमारे ऊपर नहीं डालें आप, और सेक्टर्स को भी पूछें, और ख़ास तौर पर हमारे ऊपर जो अब हमारी बकाया जात हैं मामलात, वो पहले पूरा करें,
तो जनाब अब कौन से बकाया जात रह गए, अब कौन सी ऐसी चीज़ रह गई? आसिफ इनाम साहब, डॉलर इतना महंगा कर दिया, रुपये को इतना कूटा है, इतना मारा है, आप एक्सपोर्टर्स को खुश करने के लिए उसको इतने घसुंड लगाए हैं, इतने उसको मुक्के मारे हैं कि वो बेचारा निढाल हुआ पड़ा है, कमज़ोर हुआ पड़ा है। अब भी अगर आप लोग एक्सपोर्ट में कंपेटिटिव नहीं होते तो फिर ये हमारा कसूर है? आप मुझे बताएं जी आसिफ इनाम साहब। भाई एक तो ये कि मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये डॉलर जो आपने डिवैल्यू किया ये एक्सपोर्ट के खाते में मत डालें, ये आपने इंपोर्ट कम करने के लिए किया है। यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। आप 68 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे थे जो 80 की तरफ भाग रही थी, जो पैसे नहीं थे तो आपको डिवैल्यू करना पड़ा। ये तो आपने ट्रेड डेफिसिट के लिए किया है, तो इसको एक्सपोर्टर के खाते में नहीं डाला। आज तक जो मेजर डिवैल्यूएशन होती है सब लोगों ने आप ही के खाते में डाला है। नहीं, वो तो सबसे वो तो खाली इसीलिए आप देखें हमने 3 साल से नहीं बल्कि आपके शो में मैंने कहा था जी कि जी ये तो हम इंपोर्ट कब करने के लिए जो है वो इसको यूज करते हैं रादर देन एक्सपोर्ट के खाते में नहीं डालें। एक्सपोर्ट तो 20 अरब है, इंपोर्ट तो 60 अरब है। ये भी बड़ी आम बात आपने की जुबैर तुफैल साहब को कम करने के लिए किया। जुबैर तुफैल साहब, ये एक बड़ा अहम मौजू है कि डॉलर को बेसिकली हमने बड़ा मजबूत किया है और रुपया जो है बेचारा वो बड़ा ही कमज़ोर हुआ बैठा है, और वो कमज़ोर हुआ और हमें ये लग रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगी, लेकिन एक्सपोर्टर कह रहा है कि ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी, ये तो आपने इंपोर्ट्स को कम करने के लिए किया है। क्या इस राय से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं समझता ऐसी बात नहीं है। ये जो करेंसी की जो भी रुपये डिवैल्यूएशन हुई है उसके दो रुख थे। पहला रुख ये था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, और दूसरा रुख ये भी था कि वो इंपोर्ट को कम किया जाए ताकि इंपोर्ट्स को आप इतना महंगा कर दें कि लोग इंपोर्ट करने के बजाय अपने मुल्क की लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो ये डिवैल्यूएशन के जो भी एक्शन था वो दोनों के लिए था, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी था और इंपोर्ट घटाने के लिए भी था। और अब इंपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता उसके जो इंपोर्ट्स हैं कंट्रोल होना शुरू हो गई हैं, और अगर आप इसको पिछले महीनों से अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर की, तो इंपोर्ट जो है गिर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट पर इससे ज्यादा फायदा हुआ, और एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा दीगर सेक्टर भी हैं जो मैं समझता हूँ तो जिसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। उसमें एक राइस है, राइस के बाद IT में भी जो है एक्सपोर्ट बढ़ने के काफी इम्कान हैं। अभी हमारी ऑफिशियल IT एक्सपोर्ट अबाउट $1 बिलियन की है। ऑफिशियल का वर्ड आपने लगा दिया, साथ ऑफिशियल। यहाँ पर हमें जाहिद मलिक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि साबिक सदर चैम्बर, और इनको भी वेलकम करते हैं शो में। जाहिद मलिक साहब, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुल्क की एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़ानी है, और जनाबे वाला आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और टेक्सटाइल के मुतालिक जो है इनकी बड़ी गिरफ्त है। इसके साथ साथ जनाब जुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर फेडरेशन, और अब आपने भी हमें ज्वाइन किया। तो मुझे ये बताएं कि ये नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हम किस तरह से बढ़ाएं? हमें कोई डिलीवर करके नहीं देता, हम क्या करें? परेशान होकर दोबारा टेक्सटाइल वालों के पास चले जाते हैं। लोग भी कहते हैं क्या वजह है? शुरू में कहते हैं कि जनाब इनको तवज्जो नहीं देंगे, अब इन्हीं के ऊपर ही तवज्जो करनी। जी जाहिद मलिक साहब। जी शुक्रिया अली भाई मुझे टाइम देने का। सबसे पहले तो ये है कि आपको जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उन पे जरूर जोर देना पड़ेगा, और इस वक्त मेरे ख्याल में मुल्क में एक्सपोर्ट की इमरजेंसी लगानी होगी हमें, और ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज बनाना पड़ेंगी जो एक्सपोर्टर्स को अट्रैक्ट करें और वो अपना ध्यान एक्सपोर्ट्स पे रखें। अभी आप देखिए तो इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच इतना ज्यादा हो गया, एक्सपोर्टर्स के पास तकरीबन 400 अरब रुपए के सेल टैक्स के जो रिफंड्स हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जब तक उनको एक्सपोर्टर्स को उनका दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा उनका सर्कल कैसे चलेगा? ये जितनी मर्जी टास्क फोर्सें बनाएं, जब तक एक्सपोर्टर को रिलीफ नहीं मिलेगा तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप डॉलर को डीवैल्यू करते हैं और हमेशा रुपए को डीवैल्यू करते हैं और कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। आज तक कभी भी करेंसी को डीवैल्यू करने से अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं है, उसके कभी असरात मस्बत नहीं आए। तो ये कोई रिलीफ नहीं है जिसको सरकारी हलकों में ये समझा जाता है कि हम रुपए की कदर गिराएंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ये तजर्बा हमेशा ही नाकाम रहा है, और उसके लिए जरूरी है कि एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जाए, और जो एक्सपोर्टर का हक है कम से कम वो उसे जरूर दिया जाए। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। जाहिद मलिक साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आसिफ इनाम साहब ये आपके साथ
इत्तेफाक करने नहीं, वाले, मैं ये लेकिन इत्तेफाक इन्होंने कर लिया है। और देखिए, मैं दूसरी जुबैर तौर साहब पे के- बात यह है कि अगर डॉलर की कदर में इजाफा करके रुपए को कमजोर किया जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट दैट। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं जुबैर साहब से एग्री करता हूँ हैं? कि इट्स अ टू वे सॉर्ट। आपने पूरा मेरे खाते में डाला था, इसलिए मैंने कहा कि भाई ये सिर्फ हमारे एक्सपोर्टर के लिए नहीं कि हमने आपने पूरा import आपके के- खाते में डालना है, पूरा हमारे हमने खाते में सारा नहीं का है। सारा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के खाते में डालना है। इसमें सबसे बैलेंस व्यू हमारे जुबैर भाई ने दिया है और वो बिल्कुल ठीक है कि जी इंपोर्ट भी कम होंगी, इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट के लिए नेट पॉजिटिव तो है, और अनरियलिस्टिक जो रेट था उसने 5 साल में क्या गुल खिलाएं तो वो है आपके सामने। दूसरे ये कि जैसे अगर ग्रोथ होने के लिए जब आपने गैस कनेक्शन और उस पर पाबंदी लगाई हुई है वो फौरी खोली जाए, ताकि अगर किसी को एक्सपेंशन करनी है तो एक्सपेंशन तो करे, किसी को लूमें लगानी है उसको गैस कनेक्शन ही नहीं मिलेगा तो सुबह से कहाँ से लगाएगा वो। सर एक तो ये गैस कनेक्शन पता नहीं बीच में फंस गया, 5 साल से आपसे एक ही बाबा, आपके साथ तो बल्कि 10 साल से प्रोग्राम कर रहा हूं, हर दफा गैस कनेक्शन गैस कनेक्शन गैस कनेक्शन। इस मसले का तो मुझे हल जो है वो परमानेंट चाहिए। जुबैर तुफैल साहब, ये जब आसिफ इनाम साहब आते हैं, कोई भी एप्टिमा वाला आता है यहाँ आकर जो है मुझसे, और आप भी मेरे साथ पिछले 10 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, वो गैस कनेक्शन को लेके बैठ जाते हैं। सर ये क्या मसला, गैस कनेक्शन हल करवा दें भाई आप। देखिए, गैस कनेक्शन जो किसी हद तक इसका कहना ठीक है कि अगर एक्सपेंशन करनी है तो उसको गैस कनेक्शन और लोड बढ़ाना पड़ेगा, और आजकल नया कनेक्शन तो कोई दे ही नहीं रहा, गैस के नए कनेक्शन नहीं दे रहे, तो कम से कम एक्सपोर्ट सेक्टर को तो जो है वो नया कनेक्शन देना चाहिए ना, नया कनेक्शन एक्सपोर्ट सेक्टर को देना चाहिए। और इसमें दूसरे भी देखें, अब तो LNG भी आ गई है और हुकूमत का काम है कि इनको सबको जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको नए कनेक्शन भी दें और एक्सपेंशन भी करें। अगर किसी का करंट लोड कम है, वो एक्सपेंशन कम है कर रहा है, उसका लोड बढ़ाया जाए ताकि वो उसकी नई मशीनें लगा सके और उसके मुताबिक एक्सपोर्ट कर सके। और दूसरा ये बीच में आसिफ साहब ने सही बात कही थी कि अगर रुई की कमी है तो वो तो आप रुई इंपोर्ट करके भी पूरा कर सकते हैं। और हमें फिलहाल जो है तमाम टेक्सटाइल सेक्टर को ये इसके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक्सपोर्ट्स को जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर तो चाहिए कि 25% टारगेट करें, जो अपनी एक्सपोर्ट्स का 25% हर साल बढ़ाएं अगले 3 साल तक, तब जाके कहीं हम किसी रीजनेबल नंबर तक पहुंचेंगे। जाहिद मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बुनियादी तौर पर शहर सियालकोट से भी काफ़ी एक्सपोर्ट्स होती हैं नॉन ट्रेडिशनल के ज़ुमरे में, आपके ख्याल से क्या नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, ये मैं आपका जो पॉइंट है उससे मैं एग्री कर लेता हूँ, बाकी दोनों मेहमान जो हैं ज़ाहिरी बात है उनका अपना जो है परव्यू भी है और उनकी महारत भी है, लेकिन बात यह है कि माजी के अंदर भी हमने देखा है कि जब डॉलर की कदर में जो है वो इजाफा किया गया, रुपए की कदर में कमी की गई, तो खातिर खा एक्सपोर्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो यहाँ आगे चलते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप इस चीज़ की वजाहत ज़रूर करें कि नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के ऊपर कितना आप ध्यान देना चाहिए और क्या ध्यान देना चाहिए। अली भाई, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी जो सियालकोट की इंडस्ट्री है वो सारी बेस्ड है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे, और जब आप रुपए की कदर गिराते हैं तो तमाम हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। हमने जब इसमें वैल्यू एडिशन करनी होती है तो हमारे तमाम केमिकल्स, रॉ मटेरियल्स, उनकी कीमतें जंप कर जाती हैं, और हमें बाहर से ये प्रेशर आता है कि आपका रुपया क्योंकि डीवैल्यू हो चुका है लिहाजा आप प्राइसेस कम करें। अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो ये डीवैल्यू की वजह से हम मुसीबत में फंस जाते हैं। एक तरफ इंपोर्टर हमें तंग कर रहा होता है, दूसरी तरफ से हमारा बायर जो है वो हमें प्रेशराइज कर रहा होता है कि आप अपनी कीमतें जो है मजीद कम करें, और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हालात बन जाते हैं। बल्कि हमारे लिए ये बहुत बेहतर होता है कि रुपए की कदर अगर स्टेगनेट रहे तो हमें अपने ग्राहकों के साथ भी नेगोशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आती और हमारी जो वो कंसिस्टेंसी है वो रहती है। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि जिस तरह असद उमर साहब जब वजीर खजाना नहीं बने थे, इन्होंने यही कहा था कि आते ही हम एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देके उनके तमाम रिफंड्स जो हैं वो क्लियर करेंगे, जो कि इनका हक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 महीने गुजरने के बाद आज तक सेल टैक्स की मद में रिफंड्स जो है वो जीरो हमारे अभी तक आए तो रात गई बात गई वाली बात। सियालकोट की आपकी मैं ड्राई पोर्ट की आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। हमारी जो पेंडेंसी है इस वक्त रिबेट की वो तकरीबन 2 साल से जायद है। 2 साल जब आप दिया हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे तो एक्सपोर्टर्स अपना पहिया कैसे चलाएगा? फिर आप तवक्को करेंगे कि हम इसको जो 22 अरब है इसको 40 आसिफ साहब मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब इन लोगों को मिल गए रिफंड। सर ये जो मुस्कुरा रहे हैं ना आसिफ इनाम साहब, मुझे लग रहा है इनको मिल गए रिफंड।
मैं तो ये था सारे हरस तो वहीं से ही आए हुए सियालकोट से, तो उनसे उस वक्त पूछ लेते ना कि 1.5 साल तो उनके खाते में है ना। किन किन के? पिछली एहसन गवर्नमेंट इकबाल, के एहसन इकबाल साहब के। ऐसा सर एहसन इकबाल साहब अब कहाँ, अब आप बेचारे सभी 100 परेशान बिलियन हैं, ख्वाजा साहब भी परेशान है, एहसन इकबाल साहब भी परेशान है। हमारा शहर है सियालकोट, 1.5 साल इतने तो वजीर उनके बनाए, खाते में उसने इतने मुशीर बनाए, उसने इतने सेनेटर बनाए हैं, स्पीकर बनाए हैं, और साबका अदवार के अंदर को आर्मी चीफ भी बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं। अब क्या मैं कह सकता हूँ इस बारे में। तो नहीं, आसिफ इनाम साहब, ये आपकी मुस्कुराहट जो थी ना, इसका जवाब आपसे मैं जरूर लूंगा। आपको मिले रिफंड, इसका मतलब जो आप मुतमईन? नहीं, मेरे इसमें है नहीं। आप लोगों को मिले एज एन इंडस्ट्री, मिलेंगे नहीं मिले ये बता दें? नहीं मिले तो फिर तो आप मुत्तफिक है ना जाहिद मलिक साहब के साथ? कोई इशू आपका मुत्तफिक है ना इशू? हाँ बिल्कुल, मैं तो उनकी 2 साल की बात पे मुस्कुराया था। कौन सी वाली? मैं तो 2 साल पे मुस्कुराया था। नहीं, वो खालिसतन उन्होंने एक टाइम फ्रेम ले लिया होगा, लेकिन नहीं, वो 2-2.5 साल से हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो पिछले 5 साल से पेंडिंग है। 5 साल से भी पेंडिंग? जी, जो इसके LTFF कौन सा था, एक लोन था जिसमें इंटरेस्ट सब्वेशन मिलना था, वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी। उसके रिफंड प्रोसेस हुए मौजूदा मतलब पिछली गवर्नमेंट में, तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो इसकी एलोकेशन ही नहीं रखी हुई। वो अभी तक 5 साल से ऑलमोस्ट पेंडिंग है। अच्छा, एक अब बड़ा ही जो है ना, जिसे मैं कहूँगा आजकल के हिसाब से जो मौजू है उसको लेकर चलते हैं। 3 या 4 मिनट है हमारे पास। ज़ुबैर तुफैल साहब, आप देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही, सियासी हालात भी तब्दील हो रहे हैं। इसके साथ साथ करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम जारी है, और अब कहा गया कि करप्शन के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त मुहिम शुरू की जाएगी। इसके पस मंज़र के अंदर आप और मैं दोनों जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने की हुई है, और मुख्तलिफ सेक्टर्स में, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट वगैरह के अंदर, जो कि करप्शन का पैसा है, और वो फिर ज़ाहिरी बात है अपनी वैल्यू और अपनी कदर खो रहे हैं। लोगों में परेशानी बढ़ रही है, और बहुत सारे सरमायाकार, और मैं कहूँगा ताजरों से भी उनके कोई ना कोई रिश्ते ताने बाने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, जिसे कहते हैं धागा आके उनसे भी बंध जाता है। इसकी वजह से क्या हालात, क्या मामलात बन रहे हैं, उनके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताएं। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए, ये जो भी इस वक्त एक करप्शन के खिलाफ मुहिम चली हुई है, तो उसकी वजह से यकीनन जहाँ जहाँ करप्शन का पैसा लगा हुआ है, वहाँ पे उन चीज़ों की कीमतें जो है उसमें कमी आएगी, और हो सकता है कि ज़्यादा कमी भी आए, और ज़्यादा करप्शन का पैसा जो है वो प्रॉपर्टीज में जाता है। तो हमने देखा है कि हालिया 2 महीनों के 3 महीने के अंदर जो है प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हो रही है। और उसके अलावा लेकिन एक ये भी बात है कि अब कोई करप्शन करते हुए लोग डरते हैं, उन्हें पता है करप्शन करेंगे और सीधा जेल में जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि करप्शन का जो दौर है वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, और आने वाला दौर जो है वो साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट होगा। कोई भी हुक्मरान जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद ये नहीं सोचेगा कि मैं अपने लिए पैसा बनाऊं। अगर वो आएगा तो यहाँ उसे काम करना होगा, काम करके मुल्क की बेहतरी करनी होगी, वरना वो सियासी निज़ाम से बाहर रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपकी जानिब भी जाना चाहूँगा जाहिद मलिक साहब। अब बात यह है कि आप भी देख रहे होंगे मामलात को, हालात को, वाक़यात को। तो सियालकोट के अंदर भी मैं जानता हूँ ताजिर सनतकार बिरादरी के हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो भी बड़े बेचैन होंगे। पंजाब के अंदर भी बड़ी बेचैनी है। अगर ये एंटी करप्शन आगे बढ़ती है तो बहुत सारे लोगों के गिरबानों तक हाथ जाएंगे, तो मामलात कहीं बिगड़ तो नहीं जाएंगे? इस वक्त कहीं कॉन्फिडेंस लेवल तो ताजिरों सनतकारों का कम होते दिखाई नहीं दे रहा? अली भाई, अल्लाह का शुक्र है कि सियालकोट जो है वो एक्सपोर्टर्स का शहर है, और यहाँ पे हर चीज़ आपको पता है एक्सपोर्टर्स की डॉक्यूमेंटेड होती है, तो हमें उसमें कोई ऐसी तशवीश है नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो अभी पॉलिसियाँ बनाई जाए। अभी देखिए, रज़ाक दाऊद साहब इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन 4 मिनिस्ट्रियाँ अगर आप एक आदमी को दे देंगे तो आप क्या उनसे आउटपुट की तवक्को करेंगे? अभी देखिए, वजीर तजारत है, वजीर टेक्सटाइल है, वजीर इन्वेस्टमेंट है। आखिर ही इज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप इतना बोझ एक बंदे पे डाल देंगे, आपको ये पावर्स जो है डेजिग्नेट करनी पड़ेगी, एक टीम बनाना पड़ेगी, ताकि हर बंदा अपनी कारकर्दगी दिखा सके। अब वो बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन अली भाई हर एक बंदे की लिमिट होती है। एक 4 मिनिस्ट्रियां, उसको टैकल करना नॉट एन इजी जॉब। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि ये सर मजा तो बड़ा हुंदा ना सर, जड़ा जदे 4 वजारतां होंदियां ने मजा बड़ा हुंदा। तो सर असल मेरा ऐसा ख्याल है, आई डोंट नो, मे बी
मुज़ाहिका खेज बात की है, लेकिन बात आपकी दुरुस्त है। आई थिंक ही शुड आल्सो ट्राई टू शेयर द लोड। आसिफ इनाम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माजरत, प्लीज ऐड इफ यू वांट टू से। जी बिल्कुल, जो तकरीबन जुबैर भाई और इन्होंने कहा है मैं उससे 100% एग्री हूँ। इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ ये ऐड कर लूँ कि अब आपको जैसे मैंने आते ही बताया कि जो 13 सेंट के प्रोजेक्ट्स थे वो अब 4 और 4.5 सेंट में लगने शुरू हो गए। तो ये इंशाल्लाह एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ पॉजिटिव स्टेप है। वक्ती तकलीफें बहुत सारी हैं, उनको बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, मगर उन पे सब पे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि काम हो रहा है, अटेंड हो रही हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मेरे ख्याल जिस चीज़ की अहमियत है वो ये है कि जब एंटी करप्शन ड्राइव चलाई जा रही है या जिन लोगों ने बेज़ाब्तियाँ की हैं, बदउनवानियाँ की हैं, तो मैं इमरान खान साहब से ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करना चाहूँगा, बल्कि ये मुल्की नौयत का, अवामी नौयत का भी मामला है कि जिन लोगों को टारगेट किया जाए वो लोग हों जो कि बदउनवान और बेज़ाब्तियों में मुलविस लोग हों। ताजिर सनतकारों के ऊपर अगर बात आएगी ना, तो बेजा जो है वो घबराहट का शिकार होंगे। और इसके साथ साथ जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि थोड़ा इनवर्ड लुकिंग भी हो जाए और सरकारी इदारों का एहतसाब पहले हो जाए, तो मेरा ख्याल वो बेहतर रहेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के अंदर हमने बिलखुसूस जो बात की है उसका महवर यही रहा है कि मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। वो आखिर के अंदर ये ज़रूर मैंने बात कर दी और मेरे ख्याल आगे आने वाले दिनों के अंदर भी करता रहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो करप्शन है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। भी आसिफ इनाम साहब ने भी बताया पीछे जो बात तो है बड़ी मुज़ाहिका खेज़ के, पहले क्या दाम अब क्या दाम। अब ये मामला जो हैं ये बड़े आगे जाएंगे, लेकिन मैं जो भी देख रहा हूँ वो ये है कि सरकारी इदारों का एहतसाब और सरकारी अफसरान का एहतसाब करने के बजाय कहीं सारा का सारा फोकस जो है ये हमारे यहाँ जो है वो आम लोगों पर ना आ जाए, ये बड़ा मसला हो जाता है। खैर, इस मौजू के ऊपर हमारी बात जारी रहेगी आगे आने वाले दिनों के अंदर। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।